Hello guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, most awaited video for all my dear CMA final direct tax students. डायरेक्ट टैक्स में जो सप्लीमेंट्री है टैक्स ऑडिट का, सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 15 में डायरेक्ट टैक्स में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का टॉपिक ऑलरेडी है आपके सिलेबस में। टैक्स ऑडिट में जो फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD, मतलब बेसिकली जो सेवरल फॉर्म्स फाइल होते थे, एक्चुअल में जो टैक्स ऑडिट का पावर एक अकाउंटेंट को मिलकर रखा था, जो अकाउंटेंट के डेफिनेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट को इंक्लूड नहीं करके रखा था। तो गाइज, इनकम टैक्स बिल 2025 में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ था। इंस्टीट्यूट ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था और गवर्नमेंट को बिलीव भी करवा दिया कि देखिए, हम अपने सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हम टैक्स ऑडिट पूरा पढ़ाते हैं, टैक्स ऑडिट उनके सिलेबस में भी है। फॉर्म 3CD का डिटेल्स जो आपको कभी भी अभी तक आपके सिलेबस में नहीं था कि आपको किस तरीके से टैक्स ऑडिट करनी होती है, वो सिलेबस में डाल दिया। राइट गाइस, तो फाइनली गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड चेंज किया नहीं, बट नो प्रॉब्लम, हमारे सिलेबस में एक नया चैप्टर ऐड हो गया, फॉर्म 3CD। पूरा डिस्क्लोजर्स, पूरे टैक्स ऑडिट के बारे में अपने को सब कुछ जानना है। एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो, बट येस, वी डोंट नो अबाउट फॉर्म 3CD, वी डोंट नो अबाउट फॉर्म 3CB। ऑडिट रिपोर्ट कैसे होता है, ऑडिट में क्या करते हैं, क्या डिस्क्लोजर्स जाता है, वो सब कुछ मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कराने वाला हूँ। तो मेरा ये जो टैक्स ऑडिट का लेक्चर होगा, ये 2 पार्ट्स में होगा, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। 2 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म करेंगे। पहला जो लेक्चर होगा जिसमें हम टैक्स ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे और 50% ऑफ द फॉर्म 3CD क्लॉसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मेरे जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं, ये वाला क्लास आप ऐप में देख रहे होंगे। जो एनरोल स्टूडेंट्स नहीं है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और दूसरी बात, ये नोट्स मेरे एनरोल स्टूडेंट्स के लिए ड्राइव लिंक में मिलेगा और ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपके लिए आपको अच्छे से जो है बेटर जो है सारा कवरेज मिले। जो भी इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री रिलीज किया है उसके बेसिस पे शॉर्ट एंड वर्जन करके ये नोट्स आप लोग के लिए बनाया गया है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो है 44AB में। पता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टैक्स ऑडिट, कि अल्टीमेटली टैक्स ऑडिट किसको कराना होता है, कब कराना होता है, राइट, व्हाट व्हेन इज द टैक्स ऑडिट लिमिट इज ट्रिगर्ड। तो टैक्स ऑडिट की प्रोविजन 44AB है, आइए उसको अच्छे से पढ़ते हैं। फॉलोइंग एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जो सीए इन प्रैक्टिस है वही अभी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में है। तो सर, सीए इन प्रैक्टिस जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो टैक्स ऑडिट कर सकता है। एंड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, ये कौन सा रिपोर्ट हुआ, ये स्टैट ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ, ये हुआ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पूरे डिस्क्लोजर्स जाते हैं, एक फॉर्म फाइल होता है जो एक ड्यू डेट पे फाइल करना होता है। इसका ड्यू डेट क्या होता है सर, 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। यानी कि अगर आपका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो आपको 30 सितंबर तक क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में जो है टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। तो सर, सबसे पहले आता है पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, यानी सबसे पहले इफ यू आर एन एसएससी एंड इफ यू आर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, आप एक एसएससी हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, राइट। हम लोग आज डिटेल में समझेंगे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में अल्टीमेटली हम लोग चेक करते हैं व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन। हमें टर्नओवर चेक करना होता है, तो टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल में हम डिग इन करेंगे। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर एन एसएससी कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, तो यू नीड टू चेक योर टोटल सेल्स, यू नीड टू चेक योर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस। आपको अल्टीमेटली क्या चेक करना है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर, आपके बिजनेस का ग्रॉस रिसीट्स, आपके बिजनेस के सेल्स, if that exceeds ₹1 करोड़, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाता है टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, यू विल बी लायबल टू गेट योर बुक्स ऑडिटेड। आपकी बुक्स ऑडिट करानी होगी अंडर सेक्शन 44AB। आपकी बुक्स ऑडिट करानी होगी अंडर सेक्शन 44AB इफ योर टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 करोड़। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं, यानी कि हो सकता है ये लिमिट किसी के लिए 1 करोड़ नहीं है, किसी के लिए ये लिमिट 2 करोड़ भी है। हो सकता है किसी के लिए लिमिट 2 करोड़ नहीं है, किसी के लिए लिमिट 3 करोड़ भी है। हो सकता है किसी के लिए लिमिट 3 करोड़ नहीं है, किसी के लिए लिमिट 10 करोड़ भी है। यानी 1 करोड़ तो नॉर्मल लोगों के लिए, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पे ये 1 करोड़ की लिमिट क्या हो जाएगी, 2 करोड़ भी हो सकती है, 3 करोड़ भी हो सकती है एंड 4 करोड़ भी हो सकती है। तो गाइस, नॉर्मली अपना लिमिट कितना होगा, 1 करोड़ होगा।
नॉर्मली अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हो जाओगे। फिर इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट 44 एडी से आता है, और 44 एडी में 2 करोड़ से भी ऊपर या 3 करोड़ से ऊपर, और एक सिचुएशन है 10 करोड़। अगर 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका चला गया टर्नओवर तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है दैट इफ योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ यू विल नॉट बी लायबल टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। और सर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में चले गए एंड इफ योर टर्नओवर does not exceed 2 crore, in some situations your turnover does not exceed 3 crore, then also you will not be liable to get your books of accounts audited। ठीक है, तो पहला सिचुएशन 1 करोड़ पता चल गया। अब 2 करोड़ वाला केस कब होता है? सर एकदम सिंपल है बेटा, अगर आप 44 एडी में ऑप्ट कर गए, इफ यू हैव डिक्लेयर्ड योर इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, इफ यू हैव डिक्लेयर्ड योर इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अपने को पता है कि स्कीम अपने को कब तक मिल जाता है? इफ माई टोटल सेल्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ इन द बिजनेस। तो अगर मेरी बिजनेस से टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो मेरे को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में गया तो उसका मेन बेनिफिट क्या है? आई विल नॉट बी लायबल टू गेट माई बुक्स ऑडिटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? if I am declaring income as per presumptive taxation scheme and my total turnover does not exceed 2 crore, then the provision of tax audit will not be applicable। then मेरे ऊपर tax audit की provision नहीं लगेगी। यही है exception number 1, where a person declares profits under 44 AD and his total sales turnover gross receipt in the business does not exceed 2 crore in the previous year। यानी सर exception number 1 है 2 करोड़ से ज्यादा मेरा टर्नओवर नहीं है एंड आई एम डिक्लेयरिंग इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, देन टैक्स ऑडिट प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन जो है लागू नहीं किया जाएगा सर। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है सर, ध्यान से सुनिएगा। इफ 44 AD subsection 4, if 44 AD subsection 4 is applicable in my case, यानी कि लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years को मैंने वायलेट किया, यू हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44 AD but you fail to remain in presumptive taxation scheme for the next 5 successive assessment years from the year in which you have opted, and if you have failed to and if you fail to report a lower income, मतलब आप 44 AD से opt out कर गए in the next 5 assessment years, then the year in which you have opted out from that year for the next 5 assessment years you will be liable to get your books of accounts ऑडिटेड। ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसको हम बोलते हैं 44 AD सबसेक्शन 4। यानी इफ आपके ऊपर 44 AD सबसेक्शन 4 लागू हो जाता है, यानी कि आपने 44 AD को 5 इयर्स तक कंटिन्यूटी नहीं रखा, आपने ब्रेक कर दिया बीच में अगर आपने ब्रेक किया तो जिस साल से आपने ब्रेक किया फ्रॉम दैट नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स यू विल बी लायबल टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड इफ योर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाता है एंड 44 AD सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल इन योर केस, देन द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स ऑडिट विल बी एप्लीकेबल। तो सर टैक्स ऑडिट 44 AD सबसेक्शन 4 ट्रिगर करने पे भी लग सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा सर, 44 AD में मेरे को 8% या 6% का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 44 AD में मेरा 8% ऑफ द टर्नओवर या 6% ऑफ द टर्नओवर डिजिटली रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम मेरा 6% एप्लीकेबल हो जाता है। बट सर मुझे एक चीज बताइए, 8% 6% एप्लीकेबल तो हो जाता है, लेकिन इफ आई एम क्लेमिंग लोअर इनकम, अगर मैं लोअर इनकम क्लेम कर रहा हूं तो क्या गवर्नमेंट मुझे बोलेगी कि टैक्स ऑडिट कराओ? द आंसर इज नो। अगर मैं लोअर इनकम क्लेम कर रहा हूं तो इस साल अगर मैं लोअर इनकम कर रहा हूं तो मेरे पे टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इस साल लोअर इनकम क्लेम कर रहा हूं तो मैं पीटीएस से निकल गया, तो नेक्स्ट ईयर से बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगा कि भाई तेरे ऊपर 44 AD सबसेक्शन 4 लग चुका है। 44 AD सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर मैं इस साल पीटीएस वायलेट ही कर दिया, मैं पीटीएस में नहीं हूं तो मैं पीटीएस में अगर नहीं हूं और मैं पीटीएस पिछले साल में था तो भैया मेरे को 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक रहना पड़ेगा। अगर मैं पीटीएस में आ गया और मैं पीटीएस से निकलने वाला हूं 5 असेसमेंट ईयर्स के पहले, तो जिस साल मैं पीटीएस से निकलूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स मुझे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो ये है 44 AD सबसेक्शन 4। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? 44 AD से निकलता है सर, 44 AD में प्रोविजन है दैट इफ योर टोटल कैश रिसीट्स, क्या बोला एकदम सिंपल है, इफ योर टोटल कैश रिसीट्स ओके डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल रिसीट्स ऑफ योर टोटल सेल्स, मतलब जो भी आपका सेल्स है
जो भी आपने सेल्स किया, ठीक है, जो कि आपने टोटल सेल्स इंडिया में या जो भी टोटल सेल्स आपने रिसीव कर लिया, उसका 5% से ज़्यादा अगर कैश कंपोनेंट रिसीव नहीं किया है तो गवर्नमेंट बोलता है ये 2 करोड़ का लिमिट आपके लिए 3 करोड़ हो जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। यानी कि पीटीएस आप 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक भी है और आपका कैश रिसीट 5% से ज़्यादा नहीं है ऑफ द टोटल रिसीट्स, देन इन दैट सिचुएशन योर लिमिट विल बी 3 करोड़। तो अगर लिमिट 3 करोड़ हो गया तो भी टैक्स ऑडिट मुझे नहीं करना पड़ेगा उन लोगों के लिए इफ आई एम डिक्लेयरिंग इनकम एज पर 44AD माई टोटल सेल्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 3 करोड़ एंड एग्रीगेट, और यहाँ पे एक एडेड कंडीशन क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, देन टैक्स ऑडिट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर मेरा जो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड है कैश में ये 5% से ज़्यादा नहीं है ऑफ द टोटल टर्नओवर, ये 5% से ज़्यादा नहीं है ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो टैक्स पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि सर हमारे पास अकाउंट पे ही चेक है, हमारे पास बहुत सारे चेक्स है, तो अकाउंट पे चेक जो होगा ना वही हम लोग मानेंगे कि आपका डिजिटल है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई बेरर चेक के थ्रू रिसीव किया कैश, आई मीन बेरर चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव किया, दिस इज एज गुड एज कैश। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि एनी पेमेंट और रिसीट बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक विच इज नॉट अकाउंट पे, अगर ये अकाउंट पे नहीं है तो इट विल बी डीम्ड टू बी कैश, इट विल बी डीम्ड टू बी कैश। यानी सर एकदम ध्यान रखिएगा, अगर आपका अकाउंट पे नहीं है तो ये क्या माना जाएगा, ये कैश कंपोनेंट ही माना जाएगा, इस पे कोई फर्दर आर्गुमेंट नहीं है। तो 1 करोड़ तक है तो टैक्स ऑडिट नहीं होगा, 2 करोड़ तक है 44AD में तो टैक्स ऑडिट नहीं होगा, 44AD प्लस मैक्सिमम कैश रिसीट्स डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स रिसीव्ड, तो सर यहाँ पे आपके लिए जो है आपका 3 करोड़ तक टैक्स ऑडिट के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन आ जाता है सर 10 करोड़ का लिमिट। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे हम रिसीव भी चेक करेंगे और हम पेमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है, हम टोटल चेक करेंगे, हम 5% कैश रिसीट्स भी चेक करेंगे, हम 5% कैश पेमेंट्स भी चेक करेंगे, राइट। तो कैश पेमेंट्स भी चेक करें और 5% कैश रिसीट्स भी चेक करें, दोनों हमें चेक करना है। तो ये सिचुएशन है, द हायर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 CR विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस इफ फॉर ऑल द अमाउंट्स रिसीव्ड इन कैश does not exceed 5% of the total amount and all the payments made right in cash does not exceed 5% of the said payment। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट चेक करना है, पेमेंट भी चेक करना है और रिसीव भी चेक करना है। 44AD में हमें खाली रिसीव चेक करना है। अगर हम 44AD में जा रहे हैं तो 44AD में गवर्नमेंट बोलता है खाली रिसीट्स चेक कर लो, अगर 5% से ज़्यादा नहीं है तो फिर 2 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ होगा, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 2 करोड़ ही लगेगा, और 2 करोड़ तक है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, और 2 करोड़ के ऊपर चला गया और 3 करोड़ तक है तो आपको 5% वाला क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। सर इसका एक टेबल बन जाता है, सेम चीज यहां पर भी है सर, इफ यू हैव रिसीव्ड एनीथिंग अदर देन अकाउंट पे देन दैट इज डीम्ड टू बी कैश। अगर कोई भी चेक आपको मिल रहा है नॉट एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक ही डिजिटली नॉर्मल मानेंगे, अदर देन अकाउंट पे चेक सबको क्या मान लेंगे, कैश मान लेंगे। एक प्रॉपर टेबल है, टैबुलर फॉर्मेट में है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इफ योर टर्नओवर इज एक्सीडिंग 10 करोड़ तो बात ही खत्म कर देना, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड एसएससी ऑप्टेड फॉर पीटीएस अंडर 44AD नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड कैश रिसीट्स आल्सो 5% ऑफ द टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं है एंड कवर्ड अंडर 44AD है तो भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और वो अफोरसेड कंडीशंस मतलब 5% कैश रिसीट्स भी है, कैश पेमेंट भी है, उससे ज़्यादा नहीं है सर, तो भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं भी करता है बट 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है, वो 1 से ज़्यादा है एंड अफोरसेड कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब 5% ऑफ द कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता, आपका 5% से ज़्यादा कैश रिसीव हुआ है तो सर वहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल क्या है, पूरा समराइज कर देता है बेटा डिस्कशन को कि टर्नओवर कब से कब तक है जो अपने को यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। तो एक तो हो गया सर 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, टैक्स ऑडिट लगेगा। एक हो गया 1 करोड़ से अबव अप टू 2 CR, एक हो गया मोर देन 2 CR, एक हो गया मोर देन 10 CR। तो मोर देन 10 CR में तो ऑल केसेस पे टैक्स ऑडिट लग जाएगा, राइट। मोर देन 2 CR, मोर देन 3 CR में भी, मोर देन 3 CR में, ठीक है। अब 3 करोड़ का लिमिट कब हो जाएगा, 3 करोड़ का लिमिट कब है, 3 करोड़ का लिमिट कब है,
जब आप 44 एडी में हैं प्लस आप 5% से कम का कैश रिसीव कर रहे हैं। आप 44 एडी में 5% से कम का कैश रिसीव कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 3 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है। आपके ऊपर 3 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है। ठीक है, आपके ऊपर 10 करोड़ का प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? आपके ऊपर 10 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है जब आप 5% ऑफ कैश रिसीव से ज़्यादा नहीं और 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 10 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है। ठीक है, आपके ऊपर 10 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है। 2 करोड़ कब? जब आप 44 एडी में है। जब आप 44 एडी में है तो आपके ऊपर 2 करोड़ का प्रोविजन एप्लीकेबल है। और 1 करोड़ से कम है तो अदर्स। नॉर्मल सिचुएशन में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सर यहाँ से ना एमसीक्यू आ सकता है। अभी तक मैंने हमको कुछ भी नहीं पढ़ा है जो डिफरेंट था, बट 44 ए बी टैक्स ऑडिट पढ़ने के पहले एक बार आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स ऑडिट लगता किसके ऊपर है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया बिजनेस वालों के ऊपर लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, वी नो एवरीथिंग। नेक्स्ट होता है बेटा इसका एक, आइए एक तो इलस्ट्रेशन करते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर 44 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए 44 ए बी में ये सारे इंडिपेंडेंट केसेस है जो आपको फॉलो करना है, जो आपको बोलना है कि बताइए 44 ए बी में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होगा। तो बिजनेस ए 72 लाख का है, बिजनेस भी कुछ नहीं है, प्रोफेशन आपका 54 लाख का है, यानी आप बिजनेस भी कर रहे हो प्रोफेशन भी कर रहे हो। आपको 44 ए बी का जो है एप्लीकेबिलिटी पूछा है, आपको 44 ए बी का एप्लीकेबिलिटी पूछा है। सर एक काम करते हैं, पहले 44 ए बी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलो इस इलस्ट्रेशन में आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंड सिचुएशन हो गया पर्सन कैरिंग ऑन एनी प्रोफेशन। अगर हम प्रोफेशन में हैं यानी हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे लग जाता है 50 लाख का लिमिट। इफ योर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख तो आपके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। बट इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50 लाख यानी 1 करोड़ का आधा, अगर आपके ऊपर 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसीट है तो इसके ऊपर आपका ये प्रोविजन लग जाएगा। दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख क्रॉस कर गया। इसके भी एक्सेप्शंस है। अगर आप 44 एडीए, क्योंकि प्रोफेशन के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है 44 एडीए, और 44 एडीए कब लगता है? जब आपका ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो अगर आपका ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख, अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, देन द टैक्स ऑडिट प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, मेरा ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है और मैंने 44 एडीए यानी कि मैंने कौन सा 50% स्कीम जो है ना 50% ऑफ योर इनकम मैंने वो ऑप्ट कर लिया टू कैलकुलेट माई इनकम अंडर पीजीबीपी। तो अगर मैं पीटीएस अंडर 44 एडीए में गया तो 50% स्कीम मेरे लिए क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। माई ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड द प्रोविजन ऑफ द टैक्स ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो टैक्स ऑडिट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम चीज था वहां पे 1 करोड़ से 2 करोड़ का प्रोविजन हो गया था। सेम चीज यहां पर भी है बेटा। अगर आप 5% से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं है और 44 एडीए में आपने ऑप्ट कर लिया एंड योर ग्रॉस रिसीट डज नॉट एंड योर कैश कंपोनेंट डज नॉट एक्सीड 5%, देन आपके लिए जो 50 लाख का लिमिट है दिस विल बी इंक्रीज टू 75 लाख। यानी तब आपके लिए हम रिसीट्स क्या चेक करेंगे? 75 लाख का चेक करेंगे। तो वेयर अ पर्सन इज डिक्लेयरिंग द प्रॉफिट्स एज पर 44 एडीए एंड ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन does not exceed 75 lakh and the aggregate amount received in cash does not exceed 5% of the total amount received, then this provision of tax audit will not be applicable। यानी सर जो आपने 2 करोड़ का 3 करोड़ किया था 44 एडी में क्या हुआ था? 2 करोड़ से 3 करोड़ हुआ था। 44 एडीए में 50 लाख से 75 लाख है। ये कब होगा? Your cash receipt should not exceed 5% of total. Your cash receipts should not exceed 5% of the total receipts. ठीक है, तो aggregate amount received in the cash does not exceed 5% of the gross receipt, then tax audit provision is not applicable। सेम चीज यहां पर भी है। if something is not account pay that will be deemed to be cash। हमेशा क्या माना जाएगा? कैश ही माना जाएगा। अगर बेरर चेक के थ्रू दे रहे हैं उसको कैश में इंक्लूड कर लेना। कैश अगर 5% से ज्यादा होगा तो भाई साहब ये 75 लाख भूल जाना, 50 लाख में ही रहेंगे, 50 लाख में रहेंगे और बिजनेस में 1 CR में ही रहेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में 44 एडी में तो 2 करोड़ में रहेंगे।
44 AD में तो 2 करोड़ में रहेंगे, 2 करोड़ से 3 करोड़ कब होगा, 5% वाला क्लॉज जब फुलफिल होगा तो ही। क्लियर है। नेक्स्ट है सर कुछ स्पेशल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। एक तो सर अपने को पता है प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस। इफ आई एम एंगेज्ड इन प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस के बिजनेस 75 यूनिट पर मंथ वाला याद है, पीटीएस ट्रांसपोर्टर्स, अगर मैं 44A में कवर हो गया ना तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल कब होगा, मैं बताता हूं कब होगा। 44A में यू हैव डिक्लेयर्ड योर इनकम, आपने 44A में अपना इनकम डिक्लेयर किया, मान लो 10 लाख आपका इनकम आया, बट एक्चुअल इनकम यू आर क्लेमिंग वेरी लो, आपने एक्चुअल इनकम क्लेम किया 8 लाख रुपीस, तो गवर्नमेंट बोलती है इफ यू आर क्लेमिंग द इनकम एक्चुअल इनकम lower than that of the deemed income computed in accordance with the respective section. SSE has claimed that his income from business is lower than the deemed income computed in accordance with the respective section, यानी 44AE या 44BB या 44BBB। अगर आपने इस रिस्पेक्टिव सेक्शन से कम का इनकम कंप्यूट किया, डीम्ड इनकम कम का कंप्यूट किया, मतलब आपका डीम्ड इनकम से कम आपने क्लेम किया, सर ऐसा 44ADA में नहीं है, ऐसा 44AD में भी नहीं है। आप ध्यान देना, ऐसा 44AE में अगर आपने लोअर इनकम क्लेम किया, क्या बोला मैं, अगर आपने लोअर इनकम क्लेम किया, गाइस इफ यू हैव क्लेम्ड अ लोअर इनकम, एडीए में है वो हमने नीचे आएंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं 44AE, तो एसएससी हैज क्लेम्ड हिज इनकम फ्रॉम सच बिजनेस लोअर देन द डीम्ड इनकम, तो 44AE हो गया आपका लोअर देन द डीम्ड इनकम। वैसे नॉन रेसिडेंट्स के लिए, वैसे अलग अलग बिजनेसेस के लिए, मिनरल ऑयल्स का बिजनेस हो गया या कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, वहां पे भी एक परसेंटेज तक आपको डीम्ड इनकम मानना पड़ता है। उसके नीचे अगर आप लोअर इनकम क्लेम कर रहे हैं ना तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, 44AE वाला में, 44BB में और 44BBB में। सेलेक्टेड सेक्शन से याद रखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है 44ADA में, AD में नहीं है। कंडीशन क्या है, इफ योर एसएससी हैज क्लेम्ड इनकम लोअर देन द प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेड 44AD विच इज 50%। मेरा क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा 40 लाख का रिसीट है, जीआर है, ग्रॉस रिसीट 20 लाख होना चाहिए, मैंने क्लेम किया 16 लाख, और ऑब्वियसली दिस इनकम एक्सीड्स बीएल, क्या बोला है बेटा, इनकम बीएल से ज्यादा होना चाहिए प्लस लोअर देन पीटीएस होना चाहिए, यही तो बोला, इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए प्लस वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम होना चाहिए। अगर वो ऐसा है 44ADA में तो लेट मी टेल यू आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, बट ऐसा बाकी 3 सेक्शन में नहीं है। बाकी 3 सेक्शन में अगर आपका जो इनकम है, इफ योर इनकम, ठीक है, इज लोअर देन पीटीएस, अगर आपने पीटीएस से कम क्लेम कर लिया बस आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो क्राइटेरिया वो चेक नहीं करना है फॉर 44A, 44BB एंड 44BBB। बट अगर आप 44AD में है, योर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड योर इनकम इज लोअर देन दैट कंप्यूटेड इन 44ADA, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर टैक्स ऑडिट, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि भैया तुम 50% भी नहीं दे रहे हो, तो एक बार चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, तो वहां पे आपका टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, बिजनेस वाला पढ़ लिया, 1 करोड़ का लिमिट भी है, 2 करोड़ का लिमिट भी है, 3 करोड़ का लिमिट भी है, 10 करोड़ का लिमिट भी है, दैट डिपेंड्स कैश रिसीट्स कितना है, कैश पेमेंट्स कितना है, अलग अलग सिचुएशन में। 44AD सबसेक्शन 4 ट्रिगर हो गया एंड योर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो भी आपका वो उस साल में जिस साल 44AD4 ट्रिगर हुआ है आपको बेसिकली वहां पे भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा सर। ठीक है, यू आर कैरिंग ऑन प्रोफेशन, योर ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीडेड 50 लाख रुपीस, नॉर्मल लिमिट 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका हो गया तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 44ADA में आप हो, ठीक है, आप 44ADA में हो, आपने लोअर इनकम क्लेम कर लिया तो भी आपको टैक्स ऑडिट कवर कराना पड़ेगा। हाँ, 50 लाख वालों के लिए टैक्स ऑडिट है, 50 लाख का लिमिट है, लेकिन उनके लिए 75 लाख का लिमिट हो जाएगा अगर ग्रॉस रिसीट्स का, कैश रिसीट्स 5% से ज़्यादा नहीं है सर। ठीक है, तब लिमिट क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब तुम सोचो 70 लाख का टर्नओवर है, 5% का से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं है, और हमने पीटीएस ऑप्ट किया 44AD में, टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब तक आप पीटीएस में सुरक्षित हो, सेफ हो, नो टैक्स ऑडिट। ठीक है, यही मैंने बताया था, देखो 44AD4 एंड हिज इनकम एक्सीड्स बीएल, लॉक इन पीरियड वायलेट हो गया। It may be noted that where SSE has non-business or non-professional receipts exceeding the amount mentioned in 44AB, यानी ये बोल रहे हैं अदर इनकम। ठीक है, एसएससी का अदर बिजनेस है, नॉन प्रोफेशनल रिसीट्स है, एक्सीड्स द अमाउंट मेंशन 44AB,
टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब ये एकदम क्लियर हो गया है। हमको खाली बिजनेस टर्नओवर चेक करना है, हमको खाली ग्रॉस रिसीट्स जो चेक करना है, बिजनेस का प्रोफेशन का चेक करना है, हमको अदर इनकम चेक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम अंडर द एट सैलरी, उसका चाहे जितना ही टर्नओवर हो उसको टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा, बिकॉज वो बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशन नहीं है। Mere fact that the audit of the SSC was conducted under the provision of any other act would not be sufficient for such compliance under 44AB। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तो ऑडिट दूसरे लॉ में हो रहा है तो 44AB भी हो गया। नो, unless report of audit is furnished in the prescribed form accompanied with further report by an accountant in the prescribed form। तो गाइज वो हम आपको पढ़ाएगा 3CB प्लस 3CD, ये पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। 3CB एंड 3CD ये सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपको फाइल करने होते हैं। mere just doing audit under any other law will not be a sufficient compliance। ये कोई sufficient compliance नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 1 में आते हैं। टर्नओवर है बिजनेस ए का 72 lakhs, प्रोफेशन ए का है 54 lakhs। ध्यान देना, प्रोफेशन ए का है 54 lakhs। तो सर ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन से 50 लाख से ज्यादा हो गया ना, 50 लाख से ज्यादा हो गया तो एप्लीकेबिलिटी क्या होगा? यस, एज gross receipts is more than 50 lakh। yes, as gross receipts exceeds 50 lakh, hence tax audit is compulsory। $86 lakhs का टर्नओवर है बिजनेस ए से और 42 लाख का प्रोफेशन से रिसीट है, ठीक है। तो सर ये मेरा 1 करोड़ से कम है और ये भी मेरा 50 लाख से कम है, तो बिजनेस का टर्नओवर भी 1 करोड़ से कम है और ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन भी 50 लाख से कम है, तो नो, एज बिजनेस टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड जीआर फ्रॉम प्रोफेशन is not exceeding 50 lakh। अब देखो बिजनेस ए 65 है, बिजनेस बी 45 लाख है, तो बिजनेस मिला के कितना है? 105 लाख। बोला नहीं है 44 एडी एज सच, 44 एडी में ऑप्ट कर लिया होता तो टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ता, बट ये 65 लाख एंड 45 लाख है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे डेफिनेटली आपको कराना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। यस, एज बिजनेस टर्नओवर exceeds 1 crore, as business turnover exceeds 1 crore। ठीक है, नीचे आइए देखिए। The following information is noted from the records of ABC and Company, a partnership firm, for the previous year ending this। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझ में आएगा आपको। रिसीट्स का अमाउंट अलग दिया है, पेमेंट का अमाउंट अलग दिया है, कैश का फिगर दिया है, एनईएफटी दिया है, टोटल दिया है। तो कैश कितना है? सेल किया हमने मशीन को 1.3 कैश रिसीव किया, एनईएफटी 140 किया, टोटल 141.3 है, ठीक है। सेल और परचेज ऑफ कार है, आपने सब कुछ डिजिटली रिसीव किया, अपने टोटल 5 में किया। एडवांस रिसीव्ड फॉर सेल्स टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर, हमने एडवांस रिसीव कर लिया 4 lakhs का, एनईएफटी 160, टोटल 164। वैसे ही सेल ऑफ गुड्स 25 हुआ, 580 मेरा एनईएफटी है, टोटल 605। आईटी रिफंड पूरा ऑनलाइन आया है 10 का। अदर रिसीट्स है मेरा 16 कैश में, 40 ऑनलाइन डिजिटल, टोटल 56। यही है बेटा, अल्टीमेटली यही है। अब आप देखिए आपका जो टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स हम कैसे करेंगे? कैश और एनईएफटी का टोटल करेंगे, वो हमारा आ रहा है 981.3, ये वाला कॉलम। इसका मुझे 5% चेक करना है, 981.3 का 5%, ये हो गया 49.065। ये क्या हो गया? 49.065। आपका कैश रिसीट्स इससे कम है, ठीक है। आप ये देख सकते हो 46.3 डिवाइडेड बाय 981.3, 46.3 डिवाइडेड बाय 981.3,
4.72%। 4.72% आपका क्या आ रहा है? डिजिटल कैश रिसीट्स आ रहा है बेसिकली, तो 5% से कम है। अभी तक तो लग रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ हो सकता है, बट अब पेमेंट साइड चेक करो तो ये क्या हो गया? 4.72 हो गया। ठीक है, हम इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल लिए, इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल के भी यही आंसर आएगा। पेमेंट चेक करिए, पेमेंट चेक करिए। आपने कैश पेमेंट किया 1082, एनईएफटी 92, वैसे ही आपने कार का परचेज किया, पेमेंट किया, कैश में भी किया, मटेरियल परचेज किया, कैश में भी किया, फिनिश गुड्स पूरा डिजिटल किया, अदर पेमेंट्स डिजिटल भी किया, कैश किया, तो तुम टोटल चेक कर लिया। तो 28 डिवाइडेड बाई 505 कितना परसेंटेज आ रहा है? ओ माय गॉड, ये हो गया सर मेरा 5.54%। सो 10 करोड़ का लिमिट आपको नहीं मिलेगा, because your aggregate cash receipts although does not exceed 5% of the total receipts, but the aggregate payments made by the firm, cash payment is 28 lakhs, which constitutes more than 5% of the total payments made. Since cash payment exceeds more than 5% during the previous year, firm is not eligible. Firm is not eligible to claim higher threshold limit of 10 crores under 44 AB. Hence, tax audit is applicable. टर्नओवर कितना है? टर्नओवर सेल ऑफ गुड्स, टर्नओवर कितना है? सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आपने टर्नओवर कितना किया? टोटल कैश में इतना इतना, तो 605 लैक्स, 605 लैक्स का आपका टर्नओवर है। समझ में आ गया? 605 लैक्स का टर्नओवर है, तो 1 करोड़ से ज्यादा होते ही, since turnover exceeds 1 CR, यही चीज बेटा अगर दोनों 5% से कम होता ना तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये आपका 6 करोड़ है, ये 10 करोड़ नहीं है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि कैश पेमेंट 5% से ज्यादा हो गया तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1 CR हो जाएगा, 10 CR नहीं। इलस्ट्रेशन 3 आते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी PQR engaged in two businesses, sale of computer, sale of garments for the previous year ended this. Sales through banking channel computer business, ठीक है, इसमें कैश कुछ नहीं हुआ है, परचेज हुआ है बैंकिंग चैनल में और सेल्स भी हुआ बैंकिंग चैनल में। बट गारमेंट बिजनेस में क्या हुआ है? बैंकिंग के थ्रू सेल हुआ है, कैश सेल हुआ है और बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज भी हुआ है। ठीक है, PQR is of the view that in case of computer business, tax audit is not applicable as the entire sales and purchases were made through proper banking channel. ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। The entire sales is done through banking channel. 1 करोड़ से ऊपर होते ही टैक्स ऑडिट लग जाएगा सर। और हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ का कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन द 5% कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट बोथ डज नॉट एक्सीड 5%. PQR is of the view that computer business में there will be no tax audit, hence the higher threshold limit of 10 crore would be applicable. However, the company submitted a tax audit report within time considering the garment business only. PQR बोलता है कि भैया गारमेंट बिजनेस का जो है ना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, गारमेंट बिजनेस का जो है टर्नओवर हम वो कंसिडर कर रहे हैं। गारमेंट बिजनेस के लिए हम टैक्स ऑडिट करवाएंगे कि गारमेंट बिजनेस का जो सेल्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे कैश सेल्स हुआ है, यहाँ पे कैश सेल्स हुआ है, तो गारमेंट बिजनेस के लिए हम टैक्स ऑडिट करेंगे, बट कंप्यूटर बिजनेस के लिए हम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वी ऑलवेज चेक टर्नओवर ऑफ द एंटायर एंटिटी एज अ होल एंड नॉट बिजनेस वाइज। आपको टोटल टर्नओवर चेक करना होता है, टोटल टर्नओवर का 5% कैश रिसीव होना चाहिए। तो मेरे को बताइए 300 आपका सेल्स है,
गारमेंट बिजनेस है 50 कैश 50 सेल्स बैंकिंग चैनल और कैश कितना है यहाँ पे 200 है। तो टोटल हमारा सेल्स कितना है 550 टोटल बिजनेस, नॉट ओनली गारमेंट बिजनेस बट ऑल्सो कंप्यूटर बिजनेस। इसका 5% से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं होना चाहिए। तो 550 का 5% कितना हुआ 27.5। सर आपका कैश रिसीव तो 5% से ज़्यादा है, आपका कैश रिसीव तो 5% से ज़्यादा है। कितना है सर 200 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। 200 आपका कैश रिसीव है, इस पर आप टोटल कैश रिसीव में कंपोनेंट में डालोगे तो 36.36% तो आपका कैश रिसीव है सर। तो अगर 36.36% आपका कैश रिसीव है तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि सर हमारा कैश रिसीव 5% से ज़्यादा है। तो फिर हमें टैक्स ऑडिट जो है यहाँ पर हमारा लिमिट क्या हो जाएगा 1 CR हो जाएगा। एंड क्योंकि हमारा लिमिट 1 CR हो जाएगा टैक्स ऑडिट विल बी लाइबल। 10 करोड़ की लिमिट नहीं होगी, 1 करोड़ की जो है लिमिट होगी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे लिखा है कंपनी हैज सबमिटेड अ टैक्स रिपोर्ट फॉर गारमेंट बिजनेस। तो गारमेंट बिजनेस का टैक्स रिपोर्ट सबमिट हो गया है, कंप्यूटर बिजनेस का टैक्स रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आपसे पूछा है कि भैया इसका अगर मान लो इसमें पूछ ले कि पेनल्टी क्या होगा, अगर कंपनी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो पेनल्टी क्या होगा, तो पेनल्टी का प्रोविजन मैं आपको पढ़ाऊंगा। 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, ये होता है पेनल्टी। तो टर्नओवर कितना हुआ 300 लैक्स राइट, तो 300 लैक्स का 0.5%। ठीक है, ये 1,50,000 ही है जो आपका टर्नओवर होगा सर, आई मीन जो पेनल्टी होगा। क्लियर है, बोलिए। तो पेनल्टी खाली 300 लैक्स पे लगेगा, 250 लैक्स पे जो सेल्स हुआ है गारमेंट बिजनेस पे उस पे नहीं लगेगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे अपने, सिंस कैश receipts since cash receipts does not exceed 5% of the total receipts, since cash receipts does not exceed 5%, sorry, since cash receipts exceed 5% of the total receipts, that is 36.36%, the threshold limit of 10 crore is not applicable. Threshold limit of 1 crore, 10 crore is not applicable. Since turnover of the entity exceeds 1 CR, tax audit under section 44AB is compulsory. Tax audit under 44AB is compulsory. Tax audit is not applicable on each SSE, sorry, on each business but on each SSE. SSE वाइज टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। Thus, company is required to get the audit under 44AB
डन फॉर बोथ द बिजनेसेस, दोनों बिजनेसेस के लिए। अब इसमें क्या हुआ, एक बिजनेस का आप कर लिए, दूसरे बिजनेस का नहीं हुआ, तो पेनल्टी shall be applicable only on that business. Penalty shall be applicable only for that business where tax audit was not done. That is कौन सा बिजनेस, कंप्यूटर बिजनेस, कंप्यूटर बिजनेस। और पेनल्टी कितना लगेगा, 0.5% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना है कंप्यूटर बिजनेस का, 300 lakhs और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। तो हमारा पेनल्टी कितना लगेगा, एग्जैक्ट 1,50,000 लगेगा। ठीक है, अब देखो बिजनेस का डेफिनेशन को अपने थोड़ा सा डिग इन करते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, any commerce, any manufacturing, any adventure, any concern in the nature of trade, commerce, or manufacture. Business is an inclusive definition. It is not an exhaustive क्योंकि start of the business includes. It is indicative of extension and expansion and restriction as per the court judgments. Honorable Apex Court यानी Supreme Court ने बरेंद्र प्रसाद रे has held that they have held in this judgment that business is one of the wide import. It means any activity carried on continuously and systematically by a person by application of his labor or skill with a view to earn an income. Business is basically an activity carried out continuously and systematically by a person by the application of his labor or skill with a view to earn an income. एक्सप्रेशन बिजनेस डज नॉट नेसेसरली मीन एनी ट्रेड और मैन्युफैक्चर ओनली। खाली ट्रेड करने से, मैन्युफैक्चर करने से खाली बिजनेस नहीं होता है। कुछ भी आप कॉन्टिन्यूसली सिस्टमैटिकली कर रहे हो इन्वॉल्विंग सम स्किल और लेबर विद अ व्यू टू अर्न एन इनकम भी बिजनेस होता है। एक्टिविटीज which constitutes carrying on business need not necessarily consist of activities by way of trade, commerce or manufacture or activities in the exercise of profession or vocation. They may even consist of rendering services to others. You may not do trade, you may not do any adventure, or you may not do any profession. You may do some providing of services, which services may be of a variegated character. As per the Supreme Court judgment in Lakshmi Narayan Ram Gopal versus Government of Hyderabad. तो ये सारे कुछ सर्विसेज जो हम देते हैं अक्सर उसको भी बिजनेस कैटेगरी में डाला गया है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंट, जैसे कि सीएनएफ एजेंट, कोरियर्स इंश्योरेंस एजेंट, नर्सिंग होम्स, स्टॉक एजेंट, शेयर ब्रोकर, डीलर्स इन शेयर्स, ट्रैवल एजेंट, मनी लेंडर्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, दे ऑल आर कंसिडर्ड टू हैव बीन डूइंग बिजनेस। जब मैं प्रोफेशन का बात करूं तो प्रोफेशन का जो डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में वो बोलता है कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन में क्या आता है, वोकेशन भी आता है। प्रोफेशन में क्या आता है, प्रोफेशन में वोकेशन भी आता है। तो प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन इज प्योरली स्किल बेस्ड, इंटेलेक्चुअल स्किल, मैनुअल स्किल ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग एंड क्वालिफिकेशन गैदर थ्रू पास्ट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस। अब आप बोलेंगे सर टीचिंग क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टीचिंग इज नॉट अ नोटिफाइड प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग इज नॉट अ नोटिफाइड एसेंट। टीचिंग बनने के लिए कोई एज सच कोई एग्जाम पास नहीं करना होता आपको, तो इट्स नॉट अ नोटिफाइड प्रोफेशन ऑल्दो इट्स अ स्किल। प्रोफेशनल स्किल कैन बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी in a particular system like college, institution, university and application of that knowledge. तो ये होता है प्रोफेशन। वोकेशन क्या होता है, इट इज अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डू सम पर्टिकुलर वर्क। इट कैन बी ट्रीटेड एज एन अर्निंग मीन्स बाय विच अ मैन पासेस हिज लाइफ। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करता है, पेंटिंग बिकता है और इनकम कमाता है, दैट्स अ प्रोफेशन।
अनलाइक प्रोफेशन, वोकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री और अ स्पेशल लर्निंग। जैसे ये सारे प्रोफेशंस लिस्टेड है इनकम टैक्स एक्ट में, लाइक लीगल, एडवोकेट, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट्स, technical consultancy, interior decorator, authorized representative, company secretary, all the films artist, cameraman, director, assistant director, music director, assistant music director, art director, सिंगर, स्टोरी राइटर, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स है। आईटी है, इसमें स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स के भी अलग अलग प्रोफेशंस है, राइट। तो सर एनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस or profession shall have the same treatment in the Income Tax Act. However, when I am applying presumptive taxation scheme in 44 AD, ADA, in fact 44 AB tax audit या accounts 44 AA, both profession and business have been treated distinctively. Distinction is made in all the four sections. Example, for the applicability of tax audit, for the applicability of accounts, everything is different from business and profession. सबके लिए अलग अलग होगा सर, ठीक है। ये चीज आपको जो है समझना पड़ेगा। अब चलिए गाइस अपने स्टार्ट करते हैं टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स का मीनिंग। एज यू ऑल नो, सेक्शन 44 AB में हम टर्नओवर लिमिट चेक करते हैं, 1 करोड़ का चेक करते हैं, 2 करोड़ का भी चेक करते हैं, 3 करोड़ का भी चेक करते हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में इफ यू आर गोइंग और नॉट, दैट इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर to decide whether you are eligible to tax audit or not, whether you are liable to tax audit or not. Similarly, for profession we need to check gross receipt कि अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो गया या presumptive taxation स्कीम में होने के बावजूद भी आपका 75 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया तो you will be liable to tax audit under 44 AB. तो सर यहाँ पर ग्रॉस रिसीट, बिजनेस में टर्नओवर का मीनिंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट कि सेल्स क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, ग्रॉस रिसीट क्या होता है, बट बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉज वी कैन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ सेल्स, टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट्स। चलिए अपने रिज्यूम करते हैं। तो मीनिंग ऑफ टोटल सेल्स, मीनिंग ऑफ टर्नओवर एंड मीनिंग ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ 44 AB डिपेंड्स ऑन सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, बट द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी ऑफ द टर्म। Thus we are required to understand these terms through other references and understanding of these terms in the commercial world. सेक्शन 2 सब क्लॉज नंबर 112 ऑफ द CGST एक्ट, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, CGST एक्ट का एक डेफिनेशन है टर्नओवर का। CGST एक्ट अपने पढ़े हैं, CGST एक्ट में भी टर्नओवर का डेफिनेशन है। वो टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है, टर्नओवर इन स्टेट का या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का, इट मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज है उनके सब के वैल्यू एक्सक्लूडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये एक्चुअली आपको रिवर्स चार्ज सप्लाई के बारे में बता रहे हैं जो कि हम करते हैं और जहां पे रेसिपिएंट टैक्स देता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताओ, अगर मैं रेसिपिएंट हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं मेरे इस इनवर्ट सप्लाई पे, तो क्या वो मेरे टर्नओवर इन स्टेट पे इंक्लूड होगा? हमने जीएसटी लॉ में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये इंक्लूड नहीं होगा सर। ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई वेदर आई एम पेइंग टैक्स ऑन इट और नॉट, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर मेड विद इन अ स्टेट और अ यूटी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, लायबल टू बी रजिस्टर्ड होता है। आई एम मेकिंग एनी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, I am making any interstate supplies of goods and services from the state or union territory by the said taxable person, but it does not include the GST which I am charging on my turnover. मान लीजिए अगर मैं किसी को 1 लाख प्लस GST का बिल करता हूँ, वो मेरा टर्नओवर है 1,18,000, मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, तो क्या मेरा टर्नओवर 1 लाख है कि 1,18,000 है? 1 लाख है। 18,000 is the tax which I am collecting from him and I am paying it to the government which is my liability, current liability, तो वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। तो गाइस एक पार्ट ये हो गया टर्नओवर में कि फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव ऑल योर टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल योर एग्जाम सप्लाईज, ऑल योर एक्सपोर्ट्स, ऑल योर इंटरस्टेट सप्लाईज विल बी इंक्लूडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। नेक्स्ट अगर अपने देखे कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट के हिसाब से टर्नओवर का मीन्स व्हाट? टर्नओवर मीन्स ग्रॉस रेवेन्यू। एक बार बस पढ़ के जाना है अपने को, राइट। आपको ना एक एक चीज लर्न नहीं करना, बिकॉज एवरीथिंग वी नो। ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अल्टीमेटली आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है जो आप पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे एज पर द कंपनीज एक्ट। आई रिपीट, एज पर द कंपनीज एक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? एज पर द कंपनीज एक्ट द टर्नओवर मीन्स द ग्रॉस रेवेन्यू which is recognized in the profit and loss account from the sale, supply or distribution of the goods or on account of services rendered by a company during a financial year.
आप सेल कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गुड्स का, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इट इज नोन एज अ टर्नओवर. इट इज नोन एज अ टर्नओवर. इट मींस द रेवेन्यू व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएल अकाउंट, इसको अपने टर्नओवर बोलते हैं. Commercially, we understand that turnover means the aggregate amount for which sales are affected or services are rendered by the enterprises. कितने value of services आपने provide किया और कितने value of aggregate sales आपने affect किया है. It would include not only the sales of goods but also the sales of services. It doesn't include just not only goods but also services. Further, this can be classified as gross turnover and the net turnover. Gross turnover क्या हुआ? Before reducing any kind of returns and discount. मान लीजिए आपने gross sale किया, उसमें आपने डिस्काउंट दे दिया, बाद में कुछ रिटर्न हो गया, वो हो गया आपका ग्रॉस टर्नओवर रिडक्शन के पहले. बट नेट टर्नओवर क्या हो गया? आफ्टर सच डिडक्शन. सारे सेल्स, टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट्स दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड एज अ कमर्शियल टर्म एंड दिस शुड बी कंप्यूटेड आइदर एज पर द कैश बेसिस और एज पर द एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी. यानी या तो कैश बेसिस पे आप फॉलो करोगे या तो मर्केंटाइल सिस्टम यानी एक्रूअल बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे. ये आपको करना पड़ेगा सर. Different charges listed on an invoice might require evaluation to determine if they should be included in the sales turnover. काफ़ी बार अपने बिल में ना apart from sales अपने और भी extra charges होते हैं, extra levies होते हैं या extra चीज़ होते हैं जो अपने less करते हैं या add करते हैं. तो अपने को वो item turnover में add करना है कि turnover में less करना है, ये एक स्नैपशॉट दिया गया है. ट्रेड डिस्काउंट आप सब जानते हैं सर. ट्रेड डिस्काउंट आपके सेल्स वैल्यू में से माइनस हो जाता है, आपके इनवॉइस में से वैल्यू माइनस हो जाता है. एक्सक्लूड प्रोवाइडेड द डिस्काउंट इज अलाउड इन द इनवॉइस इटसेल्फ. यानी मान लीजिए आप 10 लाख का बिलिंग कर रहे हो, आपने 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, बल्क डिस्काउंट दे दिया, इनवॉइस में डिस्काउंट दे दिया, तो आपका टर्नओवर 9 लाख हो गया. तो आपका टर्नओवर क्या माना जाएगा? आपका टर्नओवर 9 लाख माना जाएगा. नेक्स्ट होता है टर्नओवर डिस्काउंट. टर्नओवर डिस्काउंट हो गया कि आप ज्यादा टर्नओवर मैंने आपको सेल किया तो वो भी मैंने आपको एक डिस्काउंट दे दिया, तो वो भी आपको इनवॉइस में मिल गया सर. ठीक है. तो यार नहीं भी मिला, टर्नओवर डिस्काउंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर. नेक्स्ट हुआ कैश डिस्काउंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल तो आपको पूरा रेस कर दिया, फिर आफ्टर 1 मंथ आपने पेमेंट कम किया, तो मैंने आपको जो कैश डिस्काउंट किया, कैश डिस्काउंट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, वो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, वो मेरे इनवॉइस से एडजस्ट नहीं होता है. और क्योंकि वो मेरे इनवॉइस से एडजस्ट नहीं होता, वो मेरे टर्नओवर से माइनस नहीं होगा. कैश डिस्काउंट कभी भी टर्नओवर में से माइनस नहीं होगा, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में जाएगा, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा. Commission on sale. Again, commission on sale, whatever sales commission you are paying to your agent, that is again your expense, that is not to be adjusted with your turnover. Sales return एकदम clear है. If the returns are from the sale of the earlier years, यानी आपने sales में से रिटर्न किया है, तो फिर डेफिनेटली आपको सेल्स रिटर्न आपके सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेल किया, इनवॉइस इशू किया, उसमें से रिटर्न हो गया. तो अगर वो पुराने सालों का रिटर्न है या करंट ईयर का रिटर्न है, तो वो आप माइनस कर सकते हो. फिक्स्ड एसेट अगर आपने बेचा तो डेफिनेटली आपको वो आपके टर्नओवर में से एक्सक्लूड करना है. ठीक है. आपको टर्नओवर में से क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट इज नॉट माय बिजनेस टर्नओवर. नेक्स्ट हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगेन ये आप मेरा बिजनेस टर्नओवर नहीं है, ये मेरे टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा सर. स्क्रैप सेल. अगर मैं कोई स्क्रैप सेल कर रहा हूं एज अ आइटम ऑफ डिस्पोजल, मैं कोई स्क्रैप सेल कर रहा हूं कोई आइटम का इन द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माय बिजनेस, दिस विल बी इंक्लूडेड इन माय टर्नओवर. शेयर हेल्ड एज योर इन्वेस्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है जो मेरा शेयर मेरा एज अ पर्पस ऑफ ट्रेडिंग है, उसको मैं बेच रहा हूं, तो वो भी मेरे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा सर. शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक. थोड़ा ध्यान देंगे. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं, तो सर वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं है. बट अगर वही चीज मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, वो मेरा, मैं डीलर हूं शेयर्स का, आई एम अ डीलर इन शेयर्स, आई बाई सेल, तो वो मेरे टर्नओवर का हिस्सा हो जाएगा. GST, as all I have already explained you, whatever GST you are collecting from your customer, that is not your turnover. So you have to exclude it. If GST recovered are credited separately to account known as GST account, जैसे आप एंट्री क्या पास करते हो, डेटर टू सेल्स टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो ये आपका अलग से अकाउंट क्रिएट हो गया एंड द पेमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी आर डेबिटेड इन द सेम अकाउंट, और इसी से आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो. तो दिस इज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एज अ GST अकाउंट सेपरेटली. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर. लेकिन अगर मान लो कोई शेयर ब्रोकर है, कोई सब ब्रोकर है,
then only brokerage is to be taken into account for determining the quantum of the turnover. ध्यान देना बेटा, एक शेयर ब्रोकर है, वो अपने अकाउंट पे शेयर्स खरीदता है, बेचता है, बाकी लोग के लिए डीलिंग करता है, बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, तो भाई उसके लिए उसका इनकम क्या होगा, उसका टर्नओवर क्या होगा, कमीशन इनकम होगा, राइट. इफ द ब्रोकर इज अंडरटेकिंग द शेयर ट्रांजैक्शन ऑन हिज पर्सनल अकाउंट, द सेल वैल्यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट. थोड़ा ध्यान देंगे, अगर वो पर्सनली कुछ बेच रहा है, पर्सनली कुछ बेच रहा है एज अ डीलर, तो उसके लिए वो सेल्स टर्नओवर होगा. लेकिन अगर वो उस चीज का बिजनेस कर रहा है, बाई सेल कर रहा है, बाई सेल कर रहा है, और वो किसी दूसरे के अकाउंट में कर रहा है, तो वो उसको खाली कमीशन जो ब्रोकरेज होगा वो उसको अपने टर्नओवर में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा सर. ठीक है, वो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. इन केस ऑफ कच्चा अरातियाज, अ डीलर कौन होता है, दो बेसिकली इन कंसिडरेशन ऑफ कमीशन ऑफर्स हिज सर्विसेज टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. मतलब कमीशन के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करते हैं. तो फॉर देम द टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द सेल्स अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड ओनली द कमीशन, द ग्रॉस कमीशन हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर देयर पर्पस ऑफ टर्नओवर. उनके टर्नओवर के लिए क्या होगा, खाली कमीशन माना जाएगा जो कच्चा अरातियाज होते हैं, दो जस्ट फॉर द कमीशन दे आर इनटू ऑफरिंग सर्विसेज टू सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. लेकिन पक्का अरातियाज के केस में ये पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा. यहां पे क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप एंड गुड्स कंटिन्यू टू बिलोंग टू द प्रिंसिपल. यानी ये किसका होता है, ये बिलोंग होता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ही इसको डील करते हैं. सारे प्रॉपर्टी इन गुड्स, सारे सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड, सब कुछ प्रिंसिपल के पास रहता है. इन दैट केस द रेलिवेंट सेल प्राइस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कमीशन एजेंट and consignee. If the property in goods, significant risk and rewards of ownership belongs to the commission agent and consignee, the sale price received or received by him shall form part of the turnover or shall form part of his sales. तो बात एकदम क्लियर है सर. पक्का रातियास के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर. ओनरशिप जो होता है वो प्रिंसिपल का ही होता है. In that case, the relevant sale price will not form part of the turnover of the commission agent. Again, उसके commission agent में उसका sale price include नहीं होगा. But if the property in goes significant risk or belongs to the commission agent, अगर commission agent के पास risk and reward transfer हो जाता है, then the sale price will form part of the तुम्हारा एजेंट का, कमीशन एजेंट का टर्नओवर. यानी कच्चा रातियाज में खाली कमीशन को आप इंक्लूड करेंगे, कमीशन को इंक्लूड करेंगे टर्नओवर में. बट पक्का रातियाज में अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर टू द एजेंट, देन द टर्नओवर विल इंक्लूड ऑल द प्राइस ऑफ द गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, डेरिवेटिव्स का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग होता है. स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, सेम डे सेटलमेंट हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करो, सेम डे सेटलमेंट करना मतलब आज खरीदे आज ही बेच दिए. स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस मींस अ ट्रांजैक्शन इन विच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिलीवरी. राइट, ये अपने 43.5 में पढ़ चुके हैं. यानी अल्टीमेटली इफ यू हैव टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स देन दैट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. बट आपने डिलीवरी ले लिया तो if you have not taken the delivery then that is a speculative transaction. If you have not taking the delivery then that is not a speculative transaction. याद रखेंगे सर इस केस में कि जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव डिफरेंस हो आपने सेटलमेंट में कमाया या नेगेटिव में लॉस किया, इज टू बी कंसिडर्ड एज द टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग लायबिलिटी टू ऑडिट. तो अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है तो हमारा जो नेट डिफरेंस होगा वो हमारे टर्नओवर में इंक्लूड होगा. For derivative transactions, the premium which I received on the sale of the options is also to be included in the turnover. ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि जो अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो जो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे वो भी हमारे टर्नओवर में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. And at the end of the financial year, if there is an open position, that the trades which are not squared off, हमने trades square off नहीं किया है, then the turnover arising from this transaction will be considered in the financial year when it is squared off. जब square off होगा तभी आप उस चीज को टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, वरना टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे सर. ठीक है. तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस देखेंगे, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में प्रीमियम रिसीव चेक करेंगे, ओपन पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर में टर्नओवर अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट, ग्रॉस रिसीट्स में क्या क्या आएगा सर. ग्रॉस रिसीट्स विल इंक्लूड ऑल द रिसीट्स वेदर इन कैश वेदर इन काइंड, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. Gross receipt will include all the receipts, whether in cash, whether in kind, arising from carrying on the business, which will normally be accessible as business income.
यानी नॉर्मली आप जिसको एज अ बिजनेस इनकम टैक्स कर सकते हैं, ग्रॉस रिसीट वो इंक्लूड करेगा अपने अंदर। द फॉलोइंग आइटम्स विल बी कवर्ड, जैसे क्या देखो क्या क्या चीज आप बिजनेस के रिलेटेड में मान सकते हो, जैसे कैश असिस्टेंस रिसीव्ड अगेंस्ट एनी एक्सपोर्ट। याद होगा कोई भी स्कीम के अंदर में आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट से कोई कैश असिस्टेंस मिल रहा है, कोई भी तरह का असिस्टेंस मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर, राइट, मनी लेंडर से आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया। एनी काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट, थोड़ा ध्यान देंगे, expenses you have incurred like packing, forwarding, freight, insurance, and if the same is credited to a separate account in the books, only the net surplus of this account would be added to the turnover। मतलब आपने कुछ खर्चा किया बट आपने रिम्बर्स कुछ एक्स्ट्रा रिकवर किया, तो जो एक्स्ट्रा रिकवर किया वो आपने सेपरेटली क्या किया, अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये मेरे टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। नेट एक्सचेंज का जो रेट होता है ऑन एक्सपोर्ट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर शैल बी एडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड प्रिंसिपल। लिक्विडेट डैमेजेस, any kind of contract I've entered, but me being the seller, I could not execute the contract properly, so I have to reimburse, I have to pay the liquidated damages to the contractor, टू द कॉन्ट्रैक्टी। इंश्योरेंस क्लेम्स, हमने कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया बट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर है तो वो मेरे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। लीज रेंट हमने रिसीव किया फॉर ऑपरेटिंग लीज, कोई तरह का हायर चार्जेस है, इंस्टॉलमेंट्स हमने रिसीव किया फॉर कोर्स ऑफ परचेज, कोई एडवांस हमने रिसीव किया एंड फॉरफिट कर लिया कस्टमर से, तो वो भी मेरे लिए एक इनकम हो गया, मेरे टर्नओवर में जाएगा। एनी काइंड ऑफ माई बेनिफिट, एनी काइंड ऑफ परकोजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, ये सब सेक्शन 28 में हम पीजीपीपी में पढ़ते हैं गाइस, तो ये सब मेरे क्या हो जाएगा, टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। ये जस्ट रीडिंग करके जाना। मेन टैक्स ऑडिट में आपको जो क्लोजिंग का रिपोर्ट है ना, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, ठीक है, दिखाओ मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, जो आपको फॉर्म 3CD में, आपको फॉर्म 3CD का मैं क्लॉज वाइज रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा भाई, एकदम समराइज्ड वे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उतना ही रेलिवेंट है, तो वो आपको ना नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए यहां पे इतना हुआ। ग्रॉस रिसीट में क्या क्या नहीं आएगा, एग्रीकल्चरल रिसीट इज नेवर योर ग्रॉस रिसीट बिकॉज वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम होता है। दूसरा, एनी रेंटल इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम या आईएफओएस इनकम, वो आपके बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होता, वो भी मेरे टर्नओवर का हिस्सा नहीं है। एनी काइंड ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स which I am receiving which is taxable other sources except when I am dealing in shares, अगर मैं डीलर इन शेयर हूं तो भी मेरा डिविडेंड इनकम आईएफओएस में तो है ही, बट डिविडेंड मेरा टैक्सेबल टर्नओवर में आएगा फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस, ये मेरे डेफिनेटली बिजनेस के टर्नओवर में नहीं आएगा। अगर मैं एक ट्रैवलिंग एजेंट हूं, आई एम अ ट्रैवलिंग एजेंट, डेफिनेटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बुकिंग द फीस, आई एम बुकिंग द अमाउंट, आई एम बुकिंग द ट्रैवल टिकट्स एंड आई एम टेकिंग रीइंबर्समेंट फ्रॉम माय क्लाइंट, तो जो मेरा एक्चुअल रीइंबर्समेंट है वो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा, जो मैं एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज कर रहा हूं वो मेरे टर्नओवर में आएगा। तो reimbursement on account of actual fare charge received from the client will not be included. Such amount shall not be excluded if the travel agent is conducting a package tour and charges a consolidated sum for transportation, boarding, lodging and other facilities। काफी ट्रैवल एजेंट क्या होते हैं, खाली आपका ट्रैवल टिकट बुक करा दिया, 30,000 एयरलाइन को दिया, 30,000 आपसे लिया और 2,000 आपसे एक्स्ट्रा ले लिया फॉर क्या, 32,000 आपसे एक्स्ट्रा ले लिया फॉर ओवरऑल कमीशन चार्जेस। पॉइंट यहाँ पे बेटा एक यही है कि यहाँ पे सच अमाउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड इफ द ट्रैवल एजेंट इज कंडक्टिंग अ पैकेज टूर एंड चार्जेस अ कंसोलिडेटेड सम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विच इज एग्जेम्प्टेड। सर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, वो क्या होता है, एक तरीके से एग्जेम्प्ट इनकम होता है। शेयर पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है जो मिल रहा है वो उसके लिए टर्नओवर का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इफ सच पार्टनर इज नॉट कैरिंग ऑन एनी सेपरेट बिजनेस और प्रोफेशन। क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो क्या वो उसके टर्नओवर में हिस्सा कैलकुलेट होगा। सच पार्टनर इफ नॉट कैरिंग ऑन एनी सेपरेट बिजनेस और प्रोफेशन, दिस इंटरेस्ट इज नॉट हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस, दिस रेम्युनरेशन इज नॉट हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस। कोई भी राइट बैक ऑफ द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने राइट बैक कर दिया, हमको पेमेंट नहीं करना पड़ा तो मेरे क्रेडिट में खड़ा रहेगा, दैट विल नॉट बी माय बिजनेस टर्नओवर। तो गाइज यू शुड बी क्लियर कि ग्रॉस रिसीट्स में क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या आएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, it is worthwhile to note that separate limits are prescribed for the purpose of business and profession। business के लिए लिमिट अलग होता है, profession के लिए लिमिट अलग होता है। if SSE is carrying on both then 44AB is applicable if either of the condition is satisfied। however if the SSE is engaged in multiple businesses then the aggregate turnover gross receipt required to be considered
इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। मतलब सर अगर एसएससी मल्टीपल बिजनेसेस में है तो उसको सारा टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है कंसिडर करना पड़ेगा। वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज कवर्ड बाय 44 एडी 44 एडीए 44 ए, मतलब जहां पे भी पीटीएस लगेगा एंड द एसएससी ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन देन द टर्नओवर शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब क्लियर है सर? सर wherever the business is covered under PTS, SEC opts to opt under PTS, turnover shall be excluded। turnover क्या हो जाएगा? exclude हो जाएगा सर। अब आपके एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर चल रहा हूं। अभी तक तो एकदम बेसिक्स चल रहा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बेसिक टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ा, टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमने ये पढ़ा टर्नओवर बिजनेस का मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा नोटिफाइड प्रोफेशन क्या है, हमने पढ़ा बिजनेस एंड प्रोफेशन का मीनिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी 44 AB बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। कहा 44 AD लग रहा है, 44 ADA लग रहा है, 44 AE लग रहा है, 44 BB लग रहा है, ये सब हमने पढ़ लिया। 44 AD 4 लग रहा है, लोअर देन PTS है, कब कैसे क्या है। वी हैव अंडरस्टूड कि हम वो कैश लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ द टर्नओवर, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया आज के क्लास में। ठीक है, बस एक बार मैं आपको मैं दिखा देता हूं कि सर अल्टीमेटली अब हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताइए। देखो बेटा, अल्टीमेटली जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो दो हिस्सों में बटा है। एक है ऑडिट रिपोर्ट और एक है स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, जिसको हम बोलते हैं एनेक्शर्स। तो एनेक्शर्स जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, फॉर्म 3CD। क्या बोलता है मैं? फॉर्म 3CD। और यही रियलिटी है, यही मेन फॉर्म है, फॉर्म 3CD स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स। और यहां पर क्या होता है, यहां पे दो ऑडिट रिपोर्ट की डिस्क्लोजर फॉर्म है, एक है फॉर्म 3CA और एक है फॉर्म 3CB। 3CA 3CB और स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स दोनों के लिए कॉमन है 3CD। 3CA जो ऑडिट है वो किसके लिए? दिस इज बेसिकली फॉर स्टैट ऑडिट्स। इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग अ ऑडिट अंडर एनी लॉ, अगर मेरा किसी भी लॉ में ऑडिट हो रहा है, से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में ऑडिट हो रहा है, से फॉर एग्जांपल किसी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, स्पेशल एक्ट में मेरी ऑडिट ऑलरेडी हो रही है, आई एम ऑलरेडी रिक्वायर्ड टू गेट माई अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, तो मेरे लिए जो ऑडिट रिपोर्ट होगा इनकम टैक्स में वो होगा फॉर्म 3CA। मेरे लिए कौन सा ऑडिट होगा? फॉर्म 3CA। बट इफ आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, मैं एम इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे ऊपर कोई कंपनीज एक्ट नहीं लग रहा है, मेरे पे कोई रेलिवेंट लॉ नहीं जो मुझे स्पेसिफिकली बोलता है कि मेरी ऑडिट होनी चाहिए, तो मेरा जो इनकम टैक्स ऑडिट होगा वो फॉर्म 3CB में होगा। ऑडिट रिपोर्ट क्या है मेरा? फॉर्म 3CB अलोंग विद इट फॉर्म 3CD। तो सर कंपनीज का जनरली जो स्टैट ऑडिट्स होता है उनके लिए उनके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट है वो है फॉर्म 3CA अलोंग विद फॉर्म 3CD। और जो अदर देन एसएससीज होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, उनके लिए होता है फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। ठीक है सर, वेयर द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड और बाय अंडर एनी लॉ बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। हमेशा याद रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट का जो डेट होता है वो 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होता है। आपका जो भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगा उसके 1 महीना पहले आपको अपना टैक्स ऑडिट का कंप्लायंस करना पड़ेगा, 1 मंथ पहले आपको फर्निशिंग करनी पड़ेगी। इट विल बी सफिशिएंट इफ द पर्सन गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सच अदर लॉ बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड ऑल्सो फर्निश्ड बाय द सेट डेट द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन एडिशन टू द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। मतलब बोला ये चाह रहे सर कि मान लीजिए अगर आपका कई दूसरे लॉ में ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है और आपने उसको ये वाला जो डेट है, जो इनकम टैक्स का डेट है, उसके पहले आपने फर्निश कर दिया, इट विल बी सफिशिएंट इफ द पर्सन गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर दैट लाइन ऑल्सो फर्निश द रिपोर्ट अंडर दिस लॉ। मतलब उस लॉ में जो उसको ऑडिट करना था वो भी करवा लिया और इस लॉ में जो उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था वो भी वो कर लिया, एकदम सफिशिएंट है। वो फॉर्म 3CA अलोंग विद फॉर्म 3CD वो फाइल करेगा इफ ही इज अ एसएससी रिक्वायर्ड टू बी गेट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। इफ ही इज एन एसएससी नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ बाई और अंडर एनी लॉ, तो यहाँ पे फॉर्म 3CB और 3CD लगेगा सर। वेयर एन एसएससी फॉलोज द अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। मान लो वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है और एज पर दी मतलब फाइनेंशियल फॉलो नहीं कर रहा, वो अकाउंटिंग ईयर जो है कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, देन सेपरेट ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन फॉर्म 3CB। मतलब बोलना चाह रहा है कि सर अगर उसका फाइनेंशियल ईयर अलग है और अकाउंटिंग ईयर वो फॉलो अलग कर रहा है, देन सेपरेट ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड और वो फॉर्म 3CB में करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कैसे किया जाता है सर? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दैट इज फॉर्म 3CA और 3CB, दैट डिपेंड्स हु आर यू, ठीक है, along with 3CD is required to be uploaded using the digital signature of the tax auditor।
डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द टैक्स ऑडिटर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिट का जो टैक्स ऑडिटर का जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो यूज किया जाएगा टू फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है दिस शुड बी अकम्पनीड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑफ द एसएससी, क्योंकि सर यहाँ पर उन्हीं को फॉर्म 3 करना बोला जाएगा जिसकी ऑलरेडी ऑडिट हो रही है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड विल आल्सो बी सबमिटेड अलोंग विद 3CA एंड 3CD। एसएससी नीड्स टू लॉग इन एंड अप्रूव दिस फॉर्म्स फ्रॉम दिस वर्क लिस्ट। क्या होता है ना, टैक्स ऑडिटर अपलोड कर देता है पोर्टल में ऑफ द एसएससी, और एसएससी को क्या है, वर्क लिस्ट में जाके सैंक्शन करना पड़ता है कि यस आई अप्रूव। तो सर यही तरीके से जो होता है ये हमारा अपलोड होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि अल्टीमेटली अगर आपकी अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रही है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इफ पर्सन फेल्स टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, द एओ मे डायरेक्ट सच पर्सन टू पे द पेनल्टी। कितना पेनल्टी होगा, 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स। आपका जो टोटल सेल्स है, जो टोटल टर्नओवर है, जो टोटल ग्रॉस रिसीट है, उसका आधा % और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। जैसे मान लो 50 लाख का आपका 3 करोड़ का टर्नओवर था, 3 करोड़ का टर्नओवर था, उसका आधा %, तो आपने ऑडिट नहीं करवाया, रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पूरा 150 लाख ही हो रहा है, 1,50,000 हो रहा है, तो और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अगर मान लो 400 लाख का टर्नओवर है तो भी आपका मैक्सिमम पेनल्टी 1.5 लाख ही होगा सर। बट गाइस देयर आर फ्यू सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट, आपको मैंने पेनल्टीज में पढ़ाया था, which provides that penalty will not be imposed if the SSC proves that there was sufficient cause for the failure। अगर sufficient cause आपने प्रूफ कर दिया तो ये पेनल्टी आपके ऊपर exempt भी हो सकता है। What are the generally reasonable causes which will be considered by the department, like resignation of the tax auditor and some delay because of that। ऑडिटर ने लास्ट मिनट कॉन्सिक्वेंस, लास्ट मिनट क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, आपको न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ा, तो बिकॉज ऑफ दैट डिले हैपेंड। डेथ और फिजिकल इनएबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन चार्ज ऑफ द अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के इंचार्ज थे पार्टनर, उनका डेथ हो गया या फिर सम काइंड ऑफ inability was there due to physical problem। लेबर प्रॉब्लम्स था, स्ट्राइक, लॉकआउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। लॉस ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ फायर, थेफ्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, एसएससी के कंट्रोल में नहीं था, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, जिसकी वजह से अकाउंट्स लूज हो गया। नॉन अवेलेबिलिटी अकाउंट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ सीजर, आपके पास अकाउंट्स ही नहीं था बिकॉज आपके यहाँ सीजर हो गया। नेचुरल कैलामिटीज या एनी काइंड ऑफ कमोशन हैपेंड। एंड लास्टली फेलियर ऑफ द ऑफिशियल ई पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये बहुत कॉमन रीजन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल काम नहीं कर रहा था, मैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाया। वेन नो अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट ऑल, द क्वेश्चन ऑफ ऑडिटिंग द अकाउंट डज नॉट राइज एंड देयरफॉर नो प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर इंपोजिंग पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B। क्योंकि सर जब अकाउंट्स की मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड ही नहीं है तो ऑडिट का भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई नो पेनल्टी कैन बी इंपोज्ड अंडर एनी ऑफ द section। So these are some reasonable causes which will be relevant for you in case which will be accepted by the department for not imposing the penalty। नेक्स्ट देखो, अब दो तरह के फॉर्म हो गए बेटा, फॉर्म 3CA 3CD और फॉर्म 3CB 3CD, राइट। तो अल्टीमेटली 3CA 3CD applies to those person who is required to be audited by or under any law get its accounts audited like Companies Act, ठीक है, like Insurance Act, ठीक है, इनका स्पेशल ऑडिट होता है, इनका स्पेशल स्टैट ऑडिट होता है, तो इनको फॉर्म 3CA 3CD एप्लीकेबल होता है। फॉर्म 3CB 3CD कब लगता है, अप्लाइज टू अ पर्सन नॉट रेफर्ड अबव हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, उनको खाली टैक्स ऑडिट कराना है इनकम टैक्स एक्ट में और कहीं पे नहीं, तो उनके ऊपर 3CB 3CD लगता है। सो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। तो फॉर्म 3CA और 3CB में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर अदर लॉ लाइक कंपनीज एक्ट, LLP is required, but form 3CB mandatory audit of accounts under other law is not required। Audit is just conducted because of 44AB only। यहाँ पे audit form 3CB में होता है because of 44AB। फॉर्म 3C is applicable on companies, LLPs, cooperative societies। फॉर्म 3CB लगता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, HUF के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, इन सब के ऊपर जिनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, वहां पे लगता है फॉर्म 3CB। जहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर अकाउंट्स ऑडिटेड वहां लगता है फॉर्म 3CA। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोनों में सेम है। डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है बेटा, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है पूरे के पूरे फॉर्म 3CD में, एक प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे करके टोटल 44 क्लॉजेज होते हैं जहां पे आपको डिस्क्लोजर देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए। अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD इज आल्सो रिक्वायर्ड इन फॉर्म 3CB।
ओपिनियन क्या होता है? द टैक्स ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स। फर्स्ट सिचुएशन में कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करना होता है बिकॉज उसका ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है। टैक्स ऑडिटर को कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करना है टू एक्सप्रेस ऑफ हिज व्यू। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड इन फॉर्म 3CA। फॉर्म 3CA में उसको क्या क्या देना होगा? ऑब्वियसली उसकी ऑडिट हो रही है दूसरी लॉ में, तो उसको ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना है। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट देना है गिवन बाय द ऑडिट रिपोर्ट। आई रिपीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया बैलेंस शीट और पीएनएल विद शेड्यूल्स, ठीक है, विद शेड्यूल्स। और ऑडिट रिपोर्ट हो गया प्रॉपर रिपोर्ट जो कि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना पड़ता है। ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय, तो ये पूरा हो गया उसका स्टैट ऑडिट से रिलेटेड। और लास्ट हो गया फॉर्म 3CD, हो तो उसको एनीवेज देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग बेटा। फॉर्म 3CD जो उसको एनीवेज देना पड़ेगा। टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन 3CD। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको 3CD में अपना ओपिनियन देना पड़ता है, विच इज बीन particulars furnished 3CD by the SSC which are true and correct subject to the observation and qualification in any। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर? फॉर्म 3CBA में टैक्स ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स। उसको अकाउंट्स के बारे में 3CA में नहीं लिखना है। He will just give the documents, audited financial statements, audit report and form 3CD। He will be required to give his opinion regarding the particulars furnished in form 3CD। उसका वो ओपिनियन देगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है। फॉर्म 3CA का ओपिनियन, वो फॉर्म 3CA में कोई भी ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स का ओपिनियन नहीं देगा, फॉर्म 3CD का वो ओपिनियन देगा। दैट द स्टेटमेंट विच इज देयर नेक्स्ट विद फॉर्म 3CA, जो पर्टिकुलर्स उसे देना पड़ता है। देखो, उसे सारे डिटेल्स बताने पड़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ कि नहीं हुआ, पीटीएस में क्या स्पेशल इनकम है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो है कि नहीं है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है, उसको ये सारे डिटेल्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्री व्हेन आई कम टू फॉर्म 3CB, यहां पे टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन वेदर और नॉट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे उसे ओपिनियन देना पड़ता है फॉर्म 3CB में, क्योंकि एसएससी इज नॉट लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है, यहां पे उनको क्या चीज के लिए व्यू देना पड़ता है? इन केस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन केस ऑफ पीएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट, और प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एसएससी फॉर द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। इनको अलग अलग डिटेल यहां पर जो है देना पड़ता है। तो हो गया बैलेंस शीट के लिए दे विल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन केस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इन केस ऑफ पीएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एसएससी फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, दे नीड टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द, मतलब पीएल का बैलेंस शीट का भी पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू फॉर्म 3CB में देना पड़ता है। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट थे। देखो एक चीज आप ध्यान दोगे, कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3CB के साथ जाता है। मतलब एक चीज समझ में आया कि नहीं आया? सर, अगर आपका ऑडिट अंडर अदर लॉ हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म 3CB यानी 44AB का मैंडेट है, 44AB का मैंडेट है कि आपका फॉर्म 3CB, आपका फॉर्म 3CB के साथ आपका एक सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएगा अंडर 44AB। क्या बोला सर? यहां पर आपने जो समझाया फॉर्म 3CA में, यहां पर हम जो ऑडिट रिपोर्ट देते हैं वो तो ऑडिट रिपोर्ट लॉ, ये दोनों होता है अंडर अदर लॉज, ये होता है अंडर अदर लॉज, ठीक है। लेकिन यहां पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट जाता है, यहां पे खाली फाइनेंशियल रिपोर्ट जाता है, नो ऑडिट रिपोर्ट अंडर अदर लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। नो ऑडिट रिपोर्ट अंडर अदर लॉ। यहां पे क्या जाता है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड विद फॉर्म 3CB, कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉर्म 3CB। द टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन फॉर्म 3CD बाय द एसएससी आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिफिकेशन इन एनी। तो यहां पर क्या हो रहा है? टैक्स ऑडिटर विल बी रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन फॉर्म 3CD। टैक्स ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन फॉर्म 3CD बाय द एसएससी आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन एंड, ये वाला चीज सेम चीज यहां पे भी उसको ओपिनियन देना पड़ेगा। इफ ही हैज एनी डिफरेंस इन ओपिनियन, these differences will be required to be reported in form 3CB। और 3CB उसका जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है वहां पे वो अपना डिफरेंसेस को हाईलाइट करेगा सर, वहां पे वो अपना डिफरेंसेस को हाईलाइट करेगा। ही विल गिव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फॉर्म 3CD, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंसेस विल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म 3CB। तो सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दोनों में ही अटैच करना पड़ता है फॉर्म 3CD के साथ। तो यहां पर क्या चला गया? 3CB चला गया, 3CD चला गया,
और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी साथ में अटैच हो गया। ठीक है, यहां पर क्या चला गया, 3C A चला गया, 3CD चला गया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चला गया और ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में जाएगा अंडर अदर लॉस, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देगा। कैन यू रिवाइज योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट if there is any payment by the SSC after furnishing the report furnish करने के बाद SSC ने पेमेंट किया, which necessitates the recalculation of the disallowance of 40 का disallowance हो गया, 43B का disallowance हो गया, जिसके वजह से tax audit report may be revised. The report may be revised by the person by getting the revised report of audit from the accountant, यानी chartered accountant in practice से ये report लेना पड़ेगा, duly signed and verified and furnished. कब तक furnish करना पड़ेगा? End of the relevant assessment year. जैसे मान लो previous year 25-26 का अगर हम बात करें तो 30th सितंबर तक गाइस अपने को टैक्स ऑडिट डिटेल फर्निश करना पड़ेगा। अगर अपना ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 26 तो 1 मंथ बिफोर अपने को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा। बट यस, यू कैन डू बाय 31 मार्च 27। आई रिपीट, यू कैन डू बाय 31 मार्च 27। आपका एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक भी आप फर्निश कर सकते हो, फॉर विच द रिपोर्ट पर्टेन्स। ठीक है, duly signed and verified by such accountant and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains। मतलब बेसिकली एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक भी कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में भी रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट में जितना बार ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करना आप कर सकते हैं। फॉर्म 3CD का क्या होगा सर? फॉर्म 3CD में हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म 3CD स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा फॉर्म 3CD स्टार्ट करेगा। आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। आज आपका पार्ट 1 का लेक्चर था। पार्ट 2 का लेक्चर जो होगा वो आपके नेक्स्ट क्लास में होगा। एक और क्लास होगा टैक्स ऑडिट का, जिसमें आपका टैक्स ऑडिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर का लेक्चर होगा, 1.5 आवर पौने 2 घंटा का लेक्चर होगा, जहां पे मैं आपको फॉर्म 3CD एक्चुअल में दिखाऊंगा कि देखो क्या क्या डिस्क्लोजर जाते हैं फॉर्म 3CD में। यू हैव टू रिपोर्ट दिस, मतलब अल्टीमेटली CMA स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि भैया अभी तक जो एक हाई तौबा मचा के रखा था टैक्स ऑडिट का, अल्टीमेटली यू ऑल नो व्हाट आर द बेसिक क्लॉजेस। आपको समझा दिया जाएगा। यू नो, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट दैट यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट रिपोर्टिंग, कि रिपोर्टिंग हर चीज की होनी चाहिए। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से डिटेल्स के बारे में हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो वो हम फॉर्म 3CD में पढ़ेंगे, और फॉर्म 3CD जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और यही हमारा लास्ट बचा हुआ टॉपिक है इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री में, जो इंस्टीट्यूट ने आप लोग के लिए रेलिवेंट एप्लीकेबल किया है। ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी कराऊंगा और फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर टैक्स ऑडिट, विच इज रेलिवेंट फॉर माय डियर CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स, जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर 25 के बाद से ड्यू है। तो जून 26, दिसंबर 26, जून 27 आप लोग के लिए बाय डिफॉल्ट ये चैप्टर है। तो यही चैप्टर मैं ऐप में भी आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, पार्ट 1 बोल के, पार्ट 2 बोल के, टैक्स ऑडिट। ठीक है, दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।